बात करें कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे मुश्किल केमिस्ट्री का कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो सभी लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक। डेफिनेटली ऑर्गेनिक को समझना और कहाँ से पढ़ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस पीवाईक्यू सेशंस में हम आपको ऑर्गेनिक के उन पीवाईक्यू को करवाएंगे जो आपको ये रियलाइज करवा दे या ये एनालाइज करवा दे कि एक्चुअल में सवाल कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं और कितना मुझे पढ़ना चाहिए। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं इस पीवाईक्यू सेशंस को। इस पीवाईक्यू सेशंस में हम एक वीडियो में एक ईयर के टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। जितने भी सवाल आए हैं, जैसे नीट में 2023 में 2 एग्ज़ाम, 22 में 3 एग्ज़ाम, 21 में 2 एग्ज़ाम, 20 में 2 एग्ज़ाम, 19 में 2, 18 में 1, 17 में 1, 16 में 2, 15 में 2, यानी लास्ट 17 नीट एग्ज़ाम जो अलग अलग ओवरसीज जो विदेश में हुआ था एग्ज़ाम, उसको भी नहीं छोड़ रहे। तो सारे एग्ज़ाम्स नीट एग्ज़ाम्स के लगभग नीट में आने वाले ऑर्गेनिक सेक्शन से 15 क्वेश्चन और इनको 17 से मल्टीप्लाई करें तो 255 से 260 क्वेश्चंस का आपको एक वेटेज, एक आपको ये रह जाएगा, आपको एनालाइज हो जाएगा 260-70 क्वेश्चन का कि एक्चुअली पीवाईक्यू कैसा आ रहा है ऑर्गेनिक से, और मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सेशंस इन्हीं पे बेस्ड है जिनमें हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को आपको करने जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। के कुछ क्वेश्चंस को देखें तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि 2016 में केमिस्ट्री से आया हुआ ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल इज पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ द नियोप्रीन। आप देखोगे ये जान, तो नियोप्रीन और आइसोप्रीन, देखो ये वाला जो है ना, ये पॉलीमर वाले टॉपिक से लिया गया, यही वाला क्वेश्चंस है ना, ये पॉलीमर वाले टॉपिक से लिया गया। नियोप्रीन वर्सेज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है ना वो होता है नेचुरल रबर, ठीक है, और नियोप्रीन जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखा है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि एक्चुअली में ये कैसे बनता है, तो एन टाइम्स ऑफ, जैसे अगर हम एन टाइम्स ऑफ यहाँ पे करके रखते हैं कि एन टाइम्स ऑफ द CH2 डबल बॉन्ड C पे अगर क्लोरीन जुड़ा है एंड CH डबल बॉन्ड CH2, सो दिस इज़ द मोनोमर, दिस इज स्ट्रक्चर इज़ द मोनोमर। ये स्ट्रक्चर आपका मोनोमर आ जाएगा, मोनोमर। और इसी मोनोमर के जब बहुत सारा पॉलीमराइज हो जाएगा तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C पे, यहाँ पे आपका क्लोरीन एंड दिस इज CH एंड दिस SCH एंड डबल बॉन्ड CH2। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द नियोप्रीन। तो आप देख रहे हैं ना कि नियोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसे मोनोमर है और मोनोमर से बाद में पॉलीमराइज होकर के नियोप्रीन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये तो था मेरा केमिस्ट्री का पहले वाले सवाल का 2023 के नीट में। अब हम दूसरे सवाल पे देखते हैं। ये दूसरा सवाल है केमिस्ट्री का ही, हम लोग प्रॉपर देखेंगे ऑर्गेनिक सेक्शन का। ये दूसरा सवाल है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉलोइंग द प्रोडक्ट, क्या बनेगा। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, क्योंकि बेंजीन है डाई एजो, नाइट्रोजन के 2 ग्रुप को डाई एजो और क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, CO2Br HBr, ये सब कुछ दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखा आपने, ये सवाल है ना हम लोगों का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में CO2Br ये डाल दिया है। तो ये क्या करता है ना, ये क्या करेगा, CO2Br और HBr मिल करके यहाँ से डाइजोनियम क्लोराइड को हटाएगा, Br को ऐड करेगा। तो स्ट्रक्चर मेरा कुछ इस तरीके का बेंजीन हो जाएगा और यहाँ पे Br दिखेगा। यहाँ पे रुकना नहीं है काबिल। अब क्या करना है, यहाँ पे Mg ड्राईथर दिया हुआ है ना, Mg ड्राईथर। ये Mg और ड्राईथर जो होता है ना वो MgX बना लेगा, यानी MgBr बना लेगा, और फाइनली बेंजीन के ऊपर जा कर के MgBr ऐड हो जाएगा। और फिर इसमें मिलाया हुआ है पानी, आप देख रहे हैं तीसरा स्टेप पानी दिया है। तो जैसे पानी देंगे ये MgBr हटेगा, H प्लस वहाँ जा कर के ऐड हो जाएगा, और फाइनली मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो हाइड ये बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ हटेगा, एक कम हुआ था और यहाँ पे H जुड़ करके ये बेंजीन बन जाएगा। सो बेंजीन इज़ द माई करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर सपोज दैट ये MgBr नहीं देता,
अगर ये MgBr नहीं देता तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनता। तो आप देखो यहाँ पे तो Br बन सकता था, Br डेफिनेटली यहाँ पे जुड़ के बनेगा। लेकिन अब इसमें डायरेक्ट अगर पानी दे देंगे ना तो यानी ये H2O टूटेगा आपका जा करके H प्लस और OH माइनस में, और OH माइनस रिप्लेस करेगा। यहाँ पे OH जुड़ेगा कि यहाँ पे जुड़ेगा, देखो यहाँ पे जुड़ने के कारण क्या होगा, इसमें रिपल्सन क्रिएट होगा। इसलिए सबसे अच्छा यहाँ पे आकर के जुड़ जाता, यहाँ पे आकर के जुड़ जाता, यहाँ पे Br हो जाता और यहाँ पे OH हो जाता। आप ऑप्शन देखोगे ना तो एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ये वाला आंसर कभी नहीं होगा ना, ये बहुत गलत आंसर चुन लेंगे। इसका आंसर बेंजीन ही होगा। और ये MgBr के लास्ट स्टेप में तो पानी दिया, तो MgBr पे तो छोड़ नहीं सकते, और OH तो जुड़ेगा नहीं भाई, कभी नहीं जुड़ेगा OH। यहाँ पे सिर्फ H जुड़ करके ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन बना के आपके सामने रख देगा। सो ये था मेरा नीट 2023 के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का दूसरा वाला सवाल। अब तीसरे वाले सवाल पे मूव करते हैं। तीसरा सवाल पता है क्या कह रहा है ये सवाल, कह रहा है क्या कि ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और जिंक Hg, जब भी जिंक Hg देता है तो अगर मेटल के साथ अगर Hg दे रहा है ना, जैसे मेटल ये है और उसके साथ Hg दे रखा है, तो Hg क्या होता है, एमलगम बना लेता है, और कॉम कैसियल दे रहा है, कोई ए प्रोडक्ट बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा। तो थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है ना कि ऑक्सीजन तो बस यहीं पे है और 2 ऑक्सीजन 2H2O निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो था ना, समझ गए ना ये सवाल में। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है ना, इसके सवाल को देखते हैं आप कैसे सॉल्व करें। ये था सवाल, ये सवाल में क्या था आपका, ये था सवाल जिसमें आपको जिंक एमलगम दे करके कॉन्क HCl दिया हुआ था। तो क्या करता है ना, ये जिंक एमलगम और कॉन्क HCl एक खास प्रकार के नेमिंग रिएक्शन को परफॉर्म करता है जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस का एग्जांपल है। और जहाँ कहीं इसमें रिडक्शन होकर के क्या होगा कि जो कीटोन है ना, वो कीटोन का रिडक्शन, ये कीटोन और ये कीटोन का रिडक्शन होकर के उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। आपको पता है कि अल्केन से आगे बढ़ना, ऑक्सीजन जुड़ना, ये ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन का हट जाना किसी भी चीज़ से वो रिडक्शन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट करके कीटोन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो करके यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बस यही है नेमिंग रिएक्शन, और इसी से कन्फर्म सब कुछ हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा ना कि यहाँ पे CH2 जैसे ऐड था वो हो जाएगा, और फाइनली ये वाला जो कंपाउंड है कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, और फिर यहाँ पे जो बेंजीन था मेरा वो बेंजीन रहेगा ही। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 2 जगह क्या आया था, CH2 आ गया, यहाँ पे क्या आया CH2, H हट गया। और सवाल में भी देख रहे हैं ना, ये 2 पानी निकल रहा है, ये 2 पानी वहीं से निकल रहा है कि यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के ऑक्सीजन से H2O बाहर निकल के आ रहा है, और यहाँ से भी H2O बाहर आ रहा है। सो ये फाइनली आपका जो कंपाउंड बन जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो आपके फर्स्ट में ही दे रखा है, ठीक है। तो ये था मेरा तीसरा सवाल। अब हम चौथे सवाल पे मूव करेंगे। वाला जो सवाल है आपको ये दिख रहा है, आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव द प्राइमरी अमीन एज ए प्रोडक्ट। ये वाला सवाल कह रहा है कि कौन सा अमीन प्राइमरी अमीन एज ए प्रोडक्ट नहीं देगा। ये इनके कुछ ऑप्शंस हैं, तो आइए इन सवाल्स को देखते हैं और इनके ऑप्शंस को। यानी प्राइमरी अमीन के बारे में पता है कि अगर नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से जुड़ता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी अमीन, और अगर 2 कार्बन से जुड़ जाता है तो उसको सेकेंडरी अमीन, और 3 कार्बन से जुड़ता है तो उसको हम टर्सरी अमीन कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी। तो अमीन को वही पे इसमें ऑप्शन में हमको बताना है कि इन रिएक्शन का प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन इनमें से कौन नहीं देगा। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा ना आपका सवाल, ये रहा आपका सवाल जिसमें ये 4 ऑप्शंस आपको दिखता है। तो सबसे पहला दिखते हैं कि CH3CONH2, ये CONH2 होता है एमाइड, और ये ब्रोमीन, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रिएक्शन है इसका प्रॉपर एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम होता है आपको, जिसको हम कहते हैं, इसको एक ख़ास प्रकार के नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इसका नाम है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि एमाइड का डिग्रेडेशन करके हम इसको अमीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ये CH3 है और प्रॉपर अमाइन हट करके NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देख रहे हैं कि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, मतलब
एक ही साइड से कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया, 1 डिग्री अमीन हो गया। तो CO NH2 हटेगा और NH2 जुड़ेगा, तो इस तरीके से 1 डिग्री अमीन वाला ये बन गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, CH3CN और LiAl4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक ऐसा कैटलिस्ट है ना कि ये रिडक्शन करता है, यानी जहाँ जहाँ पे ये कार्बन के बीच में हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन दे करके इसको फाइनली कुछ ऐसा बना देगा, CH3 CH2 और NH2। ये भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी मेरा कैसा है, 1 डिग्री अमीन है। और सवाल था कि इनमें से कौन 1 डिग्री अमीन नहीं है। तीसरा वाला देख रहे हैं, ये साइनाइड था और NC से हो जाता है आइसोसाइनाइड, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वही करेगा, हाइड्रोजन इसमें डाल देगा जिसमें CH3, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो NH और देन CH3। इसका मतलब ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री अमीन बना दिया। आंसर मेरा यही हो जाएगा। और तीसरा में क्या है, CONH2 ये भी करेगा, इसमें क्या करेगा, CH3 एमाइड हटेगा और वहाँ पे एक कार्बन की जगह ऑक्सीजन हटा के CH2 जोड़ करके NH2 बना देगा। सो ये भी 1 डिग्री अमीन ही बनाया। तो आप ये देख रहे हैं, आइसोसाइनाइड में जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H3O+ दे रहे थे तो 2 डिग्री अमीन बन रहा था, यही आंसर है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट किया जाए कि अगर यहाँ पे देखो कि अगर CONH2 एमाइड के साथ अगर Br2KOH दे दिए, यानी होपमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हैं, तो एक कम कार्बन का अमीन हमको बनता है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन का था, एमाइड के कार्बन और इसके कार्बन, तो एक कम कार्बन का अमीन बन गया। लेकिन अगर सेमी कार्बन का अमीन बनाना है तो एमाइड से CONH2 एमाइड है, 2 कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ एक कार्बन का प्रोडक्ट बना। अगर सेमी कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है तो उसको Br2KOH से रिएक्शन ना करवा करके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे, तो यहाँ पे सेम कार्बन का 2 कार्बन का था, तो यहाँ 2 कार्बन के साथ NH2 जुड़ा, वहाँ सेम एक कार्बन से जुड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमको याद रखना है। और ये मेरा ऑर्गेनिक का चौथा वाला सवाल कंप्लीट हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट इसी साल कितना सवाल आया है ऑर्गेनिक से, और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये एक नेक्स्ट सवाल जो आया हुआ है ऑर्गेनिक से कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इन पैरामेडिन। तो पैरामेडिन में कितना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और लॉन पेयर होता है, तो आइए देखते हैं। अगर हम पैरामेडिन का स्ट्रक्चर क्रिएट करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पैरामेडिन का क्रिएट बनेगा, जहाँ पे पाई सिंगल बॉन्ड एक को छोड़ के यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर है। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ पैरामेडिन, ये पैरामेडिन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होगा यहाँ पे अवेलेबल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो ये पाई बॉन्ड कितना है, तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो पहले सवाल में कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड उसी रिस्पेक्ट में लिखना है ना आंसर को, पहले सिग्मा बॉन्ड, देन आफ्टर पाई बॉन्ड और देन आफ्टर लॉन पेयर। तो पहले सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, तो यहाँ 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6, तो 6 और एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, 6 7 8 9 10 11, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो टोटल आप देखें कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 11। पाई बॉन्ड की संख्या 1 2 3, तो पाई बॉन्ड हो गया आपका 3। और लॉन पेयर कितना है, लॉन पेयर अगर कितना है, तो लॉन पेयर आपका कितना है, 1 है। तो इसी का आंसर इसी ऑर्डर में होगा 11, 3, 1। दिस इज़ द आंसर। और 11, 3, 1 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो अब नेक्स्ट सवाल देखो ना, नेक्स्ट सवाल जो है ना वो कह रहा है कि ट्रांसक्विलाइजर आर द लिस्टेड बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बारबिटूरेट्स। ये देखो, ये बारबिटूरेट्स वाला जो सवाल है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, जिसमें बारबिटूरेट NCERT के लाइन से सवाल है, जिसमें से कुछ एग्जांपल जो है वो ट्रांसक्विलाइजर्स का है, लेकिन कुछ ऐसा एक ऑप्शन है जो उसमें क्या कर रहा है, बारबिटूरेट्स के बारे में। जो ऑप्शन वेरोनल है, आपको दिख रहा होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है, वेरोनल। लेकिन आइए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो ये था ना, यही था। देखो भाई, क्लोरोडाइजोपिक्साइड, मैप्रोबेमेट, वैलियम, वेरोनल, एमाइटल, निम्ब्यूटल, ल्यूमिनल और सेकुरल, ऑल दीज आर द ट्रांसक्विलाइजर। ट्रांसक्विलाइजर क्या होता है ना, सेडेटिव होता है, सेडेटिव नेचर का होता है, और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ये काम करता है। न्यूरोलॉजिकल जो होता है ना, उस डिसऑर्डर में काम करता है, जैसे मूड फ्रेशनर की तरह काम करता है, मूड फ्रेशनर सब की तरह। तो ऐसे सब जैसे आपको ये आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तो जिसको हम क्या कहते हैं शायद
कुछ कहते हैं, तो उसमें जा कर के एक सेडेटिव हो गया जो मूड सप्रेसर की तरह काम करता है, सेरोटोनिन को एक्टिवेट करेगा, हैप्पी हार्मोन को एक्टिवेट करेगा, ताकि आपका उदास मन जो है वो कम हो सके। तो ये सब हो गया ट्रांसक्विलाइजर का काम, जो मूड डिप्रेशंस को हटाएगा। तो ऐसा सब चीज़ आता है इसके अंतर्गत, इस ट्रांसक्विलाइजर्स के अंतर्गत। और इसमें ये सारा एग्जांपल्स है ट्रांसक्विलाइजर का। लेकिन इसी ट्रांसक्विलाइजर्स में वैलियम, वेरोनल, एमाइटल, लिम्बुटल, ल्यूमिनल और सैकरल, ये सभी बारबिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये बारबिट्यूरिक एसिड का ना डेरिवेटिव होता है। बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव होने के कारण ये ट्रांक्विलाइजर्स बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव होने के कारण इनका नाम बारबिट्यूरेट्स कहा गया है। तो इसमें क्वेश्चन है ना कि सम ट्रांक्विलाइजर आर लिस्टेड बिलो, विच वन फ्रॉम द बिलोंग टू द बारबिट्यूरेट्स, यानी कौन बारबिट्यूरेट्स है। देखो, क्लोरोडाइपॉक्साइड नहीं होगा, मेप्रोबेमेट नहीं होगा, वैलियम नहीं होगा, तो ये कौन हो जाएगा, वेरोनल। ठीक है, वैलियम भी नहीं होगा, यहाँ से सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज करेंगे, ये वेरोनल, वैलियम तक नहीं होगा, ये सभी होगा सिर्फ ट्रांसक्विलाइजर। वेरोनल, एमाइटल, लिम्बुटल, ल्यूमिनल और ये सभी जो हो जाता है वो बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव होने के कारण ये क्या है, बारबिट्यूरेट्स है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है ना, ये स्ट्रक्चर से दिया गया। कोई भी चैप्टर के शुरू होने पर ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देता है, हेलो कार्बन या हेलो एरीन में दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर पे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कौन सा ये होता है। तो ये एक साइड, ये देखो इसके बारे में एक्सप्लेन। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, तो ये सारे स्ट्रक्चर, ये है मेरा सवाल कि बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है और इसका नाम आपको बताना है कि क्या होता है। एक बात नोटिस करेंगे कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ता है ना, तो उसका नाम होता है एलाइलिक, और यहाँ पे हेलाइड जुड़ा है तो इसको एलाइलिक हेलाइड कहेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले और बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम कहते हैं बेंजाइलिक हेलाइड। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा यानी sp2 वाले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है तो उसका नाम पड़ा जाता है विनाइलिक। क्या पड़ जाता है, विनाइलिक। और अगर sp3 वाले कार्बन से होता है तो इसका नाम तो हम लोग जानते हैं अल्काइल। ठीक है, अल्काइल हेलाइड। अगर 2 कार्बन का है तो इथाइल हेलाइड, ऐसे है ना, कहते हैं ना, तो इथाइल हेलाइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्काइल हेलाइड हो गया। उसके बाद ये वाला बेंजीन रिंग से डायरेक्ट है तो एराइल हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एराइल हेलाइड। अब आप ही नाम बताओ कि इसका क्या नाम होना चाहिए। यहाँ देखो, बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से भी नहीं जुड़ा है, ये एक्चुअली क्या है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या है, एलाइलिक हेलाइड। सवाल जो है ना वो देख रहे हैं आपको कि यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये देखो, ये दे रखा है HBr है और प्रोडक्ट बनाना है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे CH3OH यहाँ पे है तो यहाँ पे CH बनेगा, और CH बनने के कारण पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, HBrH+ और OH- हटेगा। ये यहाँ से OH जैसे हटेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। ये 2 डिग्री पहले कार्बोकैटायन है और स्टेबिलिटी के मामले में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे H रीअरेंज होकर के कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा, यहाँ से कार्बोकैटायन हट जाएगा, यहाँ जैसे कार्बोकैटायन आएगा ये Br- आकर के इस पर अटैक करेगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बना ले जाएगा, जिसमें CH3 CH Br CH3 CH2 CH3 और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे आंसर में भी पहले वाले ऑप्शन में दिखेगा। ये नेक्स्ट सवाल है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका कीटोन दे रखा है HCN दे करके साइनोहाइड्राजिन, जब साइनाइड और OH दोनों हाइड्राइन जो दोनों है, OH दोनों जुड़ा रहता है, इसको कहते हैं साइनोहाइड्राजिन। यानी कीटोन में HCN डाले तो साइनोहाइड्राजिन बना, और साइनोहाइड्राजिन में फिर कॉन्क H2SO4 डालने पे क्या बनेगा, इसके बारे में कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं सवाल को अच्छे से। हाँ, कुछ तो इस तरीके से, जिसमें कीटोन में HCN डाल करके साइनोहाइड्राजिन बनाया और साइनोहाइड्राजिन में कॉन्क H2SO4 और ये डाल दिया है। अब देखो, कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, साइनाइड में जब भी ना सिर्फ H2SO4 रहता तो नहीं, कॉन्क H2SO4 ऊपर से हीट किया हुआ है तो साइनाइड को सीधा एसिड में बदल देगा। ठीक है, साइनाइड का क्या काम करेगा कि साइनाइड कहीं भी दिखे तो उसको डायरेक्ट एसिड में बदल दो। दूसरा है OH।
ओ एच यहाँ से और कॉन्क H2SO4 होगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होकर के अल्कीन बना देगा। यहाँ से ओ एच और यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके यहाँ डबल बॉन्ड ला देगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के यहाँ से ये बना करके H2O पानी निकल जाएगा और H2O होकर के पानी निकल जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शंस। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द करेक्ट, जैसा आप देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इन द लेसिंग्स एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स द ब्लड रेड कलर विद द Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये वाला जो सवाल है वो लेसिंग एक्सट्रैक्ट से लिया गया हुआ है। इस सवाल में क्या होता है कि अगर कभी भी सल्फ़र, नाइट्रोजन और सल्फ़र एक साथ रहे, सोडियम इससे बनाता है सोडियम SaCN यानी सोडियम आइसोसाइनेट बना लेता है, और उसके साथ जब Fe+3 वाला कंपाउंड जब इससे साथ रिएक्ट करता है तो FeSCN+2 यही इसी के कारण ब्लड रेड कलर का लेसिंग टेक्स्ट को परफॉर्म करता है। ड्यू टू द दिस मेक्स द ब्लड रेड कलर, यही जाके ब्लड रेड कलर बनाता है। और ये टोटली सीधा ये क्वेश्चन NCERT से लिया गया है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन द केस ऑफ द नाइट्रोजन एंड द सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थायोसाइनेट इज़ द फॉर्म, सोडियम थायोसाइनेट इज़ द फॉर्म, यही सोडियम थायोसाइनेट HCN को कह रहे हैं, इस फॉर्म इट गिव द ब्लड रेड कलर एंड द नो प्रूसियन ब्लू सिंस दिस आर द नो फ्री साइनाइड आयन। इसमें कोई साइनाइड आयन फ्री नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब FeSCN पे +2 बन रहा है तो साइनाइड इसके अंदर है, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्डेड के थ्रू है, फ्री साइनाइड आयन नहीं है जो ब्लड रेड कलर हमको देता है। तो यही इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा कि FeSCN के कारण से ही लेसिंग टेस्ट में सोडियम, नाइट्रोजन और सल्फर के प्रेजेंट होने पर सोडियम थायोसाइनेट्स के फॉर्म होगा, और सोडियम थायोसाइनेट के बनने के बाद जब यहाँ पे FeSCN+2 बनता है जिसमें साइनाइड फ्री नहीं रहता, इसी के कारण ब्लड रेड कलर देखने को मिलता है। ये जो नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा है ना, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, जिसमें से आपको ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ उधर एक कीटोन है, इधर एक एल्डिहाइड है, और फाइनली 2AgNH3 का ट्वाइस दे रखे ये प्रोडक्ट बना हुआ है। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये सवाल है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्या है ना, अमोनिटिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको कहते हैं हम क्या, टॉलेंस रिएजेंट। इसको हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना वो किसके टेस्ट के लिए होता है, ये टेस्ट फॉर होता है एल्डिहाइड, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता है। क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड में टॉलेंस रिएजेंट को डाल दिया जाता है तो ये सिल्वर बाहर आ जाता है, ये सिल्वर मेटल्स जो होता है वो बाहर आ जाता है, और सिल्वर मेटल के बाहर आने के कारण ये टॉलेंस रिएजेंट ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस कर देता है इस सिल्वर मेटल के कारण। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड के लिए होता है। यहाँ पे देखो ये कीटोन है, क्योंकि दोनों साइड कार्बन है तो ये कीटोन है, और ये एल्डिहाइड है। ये क्या करेगा ना, एल्डिहाइड को उसके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि एल्डिहाइड से आगे बढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडाइज्ड करके इसको क्या करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, यानी उससे हाइड्रोजन को हटा करके आयंस में H रिलीज करके। तो ये इस काम का होता है टॉलेंस रिएजेंट का, और इसी पे बेस सवाल हमको दे दिया। तो फाइनली इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा ना, इसका प्रोडक्ट बनेगा कि जैसे इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है, सॉरी ये बेंजीन है, जैसे इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे फिर क्या करेगा कि कीटोन को तो कुछ नहीं करेगा, कीटोन का कुछ नहीं करेगा, बस एल्डिहाइड को यहाँ पे एल्डिहाइड को ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर सकता है, एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट करके उसके कोरस्पॉन्डिंग आयंस में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर एल्डिहाइड था तो उस एल्डिहाइड को उसके आयंस में कन्वर्ट करके उसको रख देगा। तो यानी COO
ओ माइनस में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से मेरा ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये एक तरह से टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड के लिए भी जाना जाता है, ये टेस्ट ऑफ और एल्डिहाइड के लिए भी जाना जाता है कि जब अमोनिटिकल सिल्वर नाइट्रेट को जब किसी एल्डिहाइड वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रहेगा, लेकिन केवल एल्डिहाइड वाले पार्ट को उसके अमोनिटिकल इसमें कन्वर्ट कर देगा। इसको ऐसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पे कीटोन को तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे COO माइनस के तौर पे कर देगा, यानी उसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं आयन के फॉर्म में करेगा H+ रिलीज करके। तो इस तरीके से ये मेरा कंपाउंड बनेगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है आपको, और बाकी ये कुछ नहीं करेगा। देखो इसका रिडक्शन कर दिया, पर रिडक्शन तो यहाँ पे होगा नहीं। इसमें क्या किया, इस ऑप्शन में इसका ऑक्सीडेशन और इसको OH जोड़ करके कर दिया, तो ये नहीं होगा, ये फाइनली इसका क्या होगा, आंसर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो करेक्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेंजीन CH2O ऐसे करके और HI जुड़ा हुआ है, जो H+ और I- में टूटेगा और फाइनली 2 प्रोडक्ट बनेगा, और यही 2 प्रोडक्ट का यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये सवाल है और यहाँ पे HI डाल करके गर्म किया गया है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो HI डाला है तो ये H+ और I- के तौर पे टूटेगा। अब H+ और I- यहाँ पे आकर के कहीं टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटना है। 2 सवाल राइज होता है, क्या ये बॉन्ड टूटेगा, क्या ये बॉन्ड टूटेगा, क्या ये बॉन्ड टूटेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि ये तीनों में से कौन सा बॉन्ड टूटने के कगार पे है, या विच बॉन्ड ईजिली ब्रेकेबल। इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉन पेयर प्रेजेंट है। और रेजोनेंस में आप एक बात पढ़े हैं कि पाई का कंजुगेशन बॉन्ड के साथ एक रेजोनेंस होता है, तो पाई का कंजुगेशन इस लॉन पेयर के साथ होने के कारण इस पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि इस पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि ये रेजोनेटेड होकर के इस पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिससे ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा और ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड कौन टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये बॉन्ड टूटना मुश्किल है, जबकि इसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। और फाइनली मेरा दो चीज़ आकर के बन जाएगा जिसमें CH2 रहेगा। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, जिसके कारण इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे हो जाएगा माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज होने के कारण अब जो यहाँ कंपाउंड H+ और I- बना था, उसमें से प्लस वाला जुड़ जाएगा माइनस के साथ और माइनस वाला जुड़ जाएगा प्लस के साथ। और फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, इनसे जो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि इस तरीके से बेंजीन रिंग था, यहाँ पे CH2 था, और माइनस वाला जुड़ने के कारण CH2I बन जाएगा, एंड प्लस होकर के इधर बेंजीन रिंग था और O के साथ OH जा करके O- के साथ H+ वाला OH जा करके जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है। जैसे CH2I बन रहा है एंड दूसरे के साथ OH- बन रहा है, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट सवाल। इसमें कह रहा है कि एल्डिहाइड CH3CHO दैट इज़ द एसिटल्डिहाइड, एंड इसमें हम LiAlH4S3O+ डाल के कोई कंपाउंड A, H2SO4 डाल के B, एंड HBr डाल के C, एंड फाइनली ब्रोमो बेंजीन एंड सोडियम ट्राइथर डाल करके हम D कंपाउंड बना रहे हैं। तो आप बताओ कि इसमें से D क्या होगा, इस प्रोडक्ट में D क्या होगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जैसे आपको ये CH3CHO दिखा, ये एल्डिहाइड है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H3O+। आपको पता है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करेगा एल्डिहाइड से ऑक्सीजन को, एल्डिहाइड का रिड्यूस करके उसको उसके कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और आप देखेंगे इसका कैसे बनेगा, CH3 CH2 और OH में। तो ए प्रोडक्ट ये बन गया कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करके रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू अल्कोहल में बदल दिया। अब H2SO4 डाल करके गर्म किया गया है। जब H2SO4 को डाल के गर्म किया है तो ये H2SO4 क्या करेगा, देखो कंसनट्रेटेड नहीं है। अगर यहाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 होता ना तो हम डायरेक्ट इसको एसिड में बदल देते, पर यहाँ पे सिर्फ H2SO4 है, तो पता है ये
क्या करेगा, यहाँ से OH को हटाएगा और बगल वाले कार्बन से एक H को हटाएगा। 3 H है, एक H हट करके इसको अल्कीन में बदल देगा। तो बी कंपाउंड क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ये अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। तीसरा तीसरा है HBr डाला जाएगा। HBr डाला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे H जुड़ करके इसका C प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH2Br। सो दिस इज़ द, ये प्रोडक्ट बनेगा HBr डालने से। अब चौथा है कि फिटिक, ये सोडियम ड्राइथर। सोडियम ड्राइथर क्या है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में देखो एक आता है ऊर्ज रिएक्शन जिसमें एलिफेटिक वाला काम करते हैं, पर एरोमेटिक और ये दोनों साथ आ जाता है, बेंजीन वाला आ जाता है, तो वो कहलाता है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि इसमें जा कर के यहाँ से Br हटेगा और ये फाइनली जा कर के इनके साथ जुड़ जाएगा, यानी बेंजीन इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे जा कर के आपका इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा ऑप्शन में, यानी CH2 CH3 बन जाएगा। यहाँ से ये Br टूटेगा और ये इनसे जा कर के डायरेक्टली अटैच होकर के ये प्रोडक्ट मुझे दे देगा। तो सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल, ये सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि विच एमंगेस्ट द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रेयरली डिहाइड्रेटेड अंडर द एसिडिक कंडीशंस। यानी इनमें अगर इनको एसिडिक कंडीशन दे तो डिहाइड्रेटेड, डी माना निकलना और हाइड्रेटेड माना पानी, तो इनमें से पानी ईजिली तरीके से कौन निकल जाएगा, कौन सा एसिड ईजिली तरीके से पानी निकालेगा। इस कंडीशंस को यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को दिया गया है, तो आइए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि मेरे क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए हुए हैं ये चार, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर सेकंड, ये ऑप्शन नंबर थर्ड और ये ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि किन में सबसे फास्टली एसिड रिलीज होगा। जब हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस पर टाइम लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे NO2 ग्रुप आपको दिख रहा है एक एक्स्ट्रा में कि ये NO2 ग्रुप होता है। तो सबसे पहले अगर हम NO2 ग्रुप की खासियत बताएं कि NO2 ग्रुप होता किस नेचर का है। NO2 ग्रुप होता है NO2 ग्रुप होता है -I नेचर का, माइनस नेगेटिव नेचर का। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर्स का ये होता है। सबसे पहले करते हैं कि जब कभी भी ऐसे सवाल हो तो सबसे पहले क्या करना है कि हम इनमें से पानी निकाल करके देखेंगे। पानी निकालने के बाद जो कंपाउंड बनेगा इनके बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यानी पानी निकालने के बाद हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे और स्टेबिलिटी में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी जो जितना ज़्यादा स्टेबल वो उतना ईजिली तरीके से पानी निकालना चाहेगा। मान के चलो ना भाई कि अगर कोई रिएजेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है और ये प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, कोई रिएजेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ये प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट जल्दी बनना चाहेगा ना, ये रिएक्टेंट जल्दी इस प्रोडक्ट को बनाएगा ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्टेबल बनना चाह रहा है। इसी तरीके से चार प्रोडक्ट बने, इन चारों प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही तो जल्दी बनना चाहेगा। क्वेश्चन को इनडायरेक्टली फ्रेम कर दिए हम कि कह रहा है कि कौन इसमें जल्दी डिहाइड्रेटेड होगा, तो वही डिहाइड्रेटेड होगा जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो हम सबका प्रोडक्ट बना लेंगे और सबके प्रोडक्ट में फिर हम स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो समझ जाएंगे कि वही जल्दी बनना चाहेगा। समझ जाएंगे क्या, केमिस्ट्री भी यही कहता है कि जो जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो उतना ईजिली, उतना फास्ट और उतना तेज़ी से बनेगा। समझ में आया? तो अब हम इनसे पानी निकाल के इनका प्रोडक्ट बनाएंगे और देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो पहले वाले ऑप्शंस में देख रहे हैं OH है, तो यहाँ से OH निकालेंगे। जैसे यहाँ से OH हटेगा और CH3 इस दो साइड में है, और अब देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से भी H निकाल सकते हैं, यहाँ से भी H निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ आने का मतलब हुआ कि 3
और यहाँ पे एक 4 अल्फा एच, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आने का मतलब हुआ ओनली 2 अल्फा एच, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा और फाइनली मेरा जो ये प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये बन गया NO2। तो ये मेरा क्या हुआ कि ये मेरा पहला प्रोडक्ट बन गया इससे। अब इनसे देखो, इनसे जब बनेगा तो यहाँ से OH और यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, और फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा आप देखेंगे कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से OH है और यहाँ से H के कारण यहाँ पे बनेगा और ये CH3। तो फाइनली ये वाला जो है मेरा सेकेंड प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। और आप देख रहे हैं इसमें पाई का कंजुगेशन पाई के साथ है, ठीक है, ये नोटिस करना। तीसरा ऑप्शंस में देखते हैं कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, इसमें भी यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। तो फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी, फाइनली यहाँ से तो OH निकल गया था, तो यहाँ पे ये पाएगा और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकलने के कारण यहाँ पे आ गया, यहाँ से OH निकलने के और यहाँ से H निकलने के कारण यहाँ पे आ गया, और NO2 यहाँ पे आकर के ऐड हो गया है। तो फाइनली सॉरी फॉर इंटरेप्शन, यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक बात देखो कि यहाँ पे सारे से हम प्रोडक्ट बनाए, हर एक ऑप्शन से मैंने प्रोडक्ट बनाया। इस लास्ट वाले ऑप्शंस में आप देख रहे हैं ये चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डाइन बन रहा है, ठीक है ना, ये नोटिस करना आप, तीसरे वाले से बना। चौथे वाले से जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से OH हटाएँ और यहाँ से H हटाएँ अगर हम, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। बेशक ये मेरा चौथा वाले का प्रोडक्ट बन गया। अब सारे प्रोडक्ट को देखो, ये है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट, ये है मेरा थर्ड प्रोडक्ट और ये है मेरा फोर्थ प्रोडक्ट। अब इन चारों प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी चेक करते हैं। देखो भैया यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे कोई रेजोनेंस फेजोनेंस नहीं है, बस यहाँ पे क्या है 2 और एक 3 अल्फा एच दिख रहा है आपको इधर, हाँ नहीं सॉरी 3 एक 4 अल्फा एच दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे पाई का कंजुगेशन पाई के साथ देख रहे हो, यहाँ पे रेजोनेंस दिख रहा है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस कितना ज़्यादा स्टेबल होता है स्टेबिलिटी के मामले में, आपको पता है कि रेजोनेंस को हम सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो यहाँ रेजोनेंस है। तीसरा ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, डाइन है, ये अनस्टेबल है कि डबल बॉन्ड बहुत करीब है, तो ये नहीं है रेजोनेंस। और यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 और एक 4, यही 4 अल्फा एच वाला कंडीशन दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड को, आप नोटिस करो ऑप्शन नंबर सेकेंड को कि यहाँ पे ज़बरदस्त रेजोनेंस चल रहा है जो किसी भी प्रोडक्ट में नहीं चल रहा था, किसी भी प्रोडक्ट में इतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं वी से टू दैट कि यहीं पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है, यानी ये प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यानी इसी प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी, इसी प्रोडक्ट को आसानी से ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा। बोले थे जिस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट को बनाना आसान होगा, वो ईजिली डिहाइड्रेटेड होगा। तो ये पहला वाला जो रेजोनेंस होने, दूसरा वाला ऑप्शन रेजोनेंस होने के कारण ये फास्ट होगा और इसी के कारण ये हो पाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपाउंड स्पेसीज, जो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें से कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पेसीज विच ऑबेज द हकल्स लॉ, इनमें से कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। जैसे इनके कंपाउंड्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, इन सारे कंपाउंड्स में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। हकल्स रूल क्या करता है, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। अगर n का वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, तो अगर n का वैल्यू अगर 0 होगा तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इन पे कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, अगर n का वैल्यू 2 होगा तो इनमें n का वैल्यू 2 होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो और n का वैल्यू 3 होगा तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो देख रहे हैं ना, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, 14 इलेक्ट्रॉन हो, वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब सभी में इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, कर रहा है, यस। इसमें 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, यस। इसमें 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं। इनमें 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, यस, क्योंकि देखो 2,
10 14 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन रहे तो करते हैं। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन के आकर्षण रूल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। क्या हगस रूल को फॉलो कर रहा है? यस, क्योंकि 14 पे कर रहा है। तो टोटल 1 2 3 4 ऐसे कंपाउंड हैं जो हगस रूल को फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जल्दी 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 करो। के लिए ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।